हाय ट्वेल्थीज, अ वेरी वार्म वेलकम। मेरा नाम सुपर्णा शर्मा है और आज हम जो कवर करने जा रहे हैं आपकी एनसीईआरटी बुक बिजनेस स्टडीज की चैप्टर नंबर 6, दैट इज स्टाफिंग का चैप्टर कवर करने जा रहे हैं। एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। अब देखते हैं हम क्या क्या एक्सटर्नल सोर्सेज है जिसमें हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन की वैकेंसीज फिल कर सकते हैं। पहला आता है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट क्या होती है? एक नोटिस होता है जो कि आपके नोटिस बोर्ड पे ऑर्गेनाइजेशन के लगा दिया जाता है, जहाँ पे जॉब की डिटेल्स अवेलेबल होती हैं। जो जॉब सीकर्स होते हैं वो आपके ऑफिस के बाहर इकट्ठे होते हैं, वहां देखते हैं कि यहाँ पे एक नोटिस लगा हुआ है, एक स्पेसिफाइड डेट और टाइम दे दिया जाता है, इस टाइम पे आपका इंटरव्यू होगा। सब लोग उस डेट टाइम पे उस स्पेसिफिक स्पॉट में पहुंच जाते हैं। जो नॉर्मली डायरेक्ट रिक्रूटमेंट्स होती हैं वो कहाँ पे फॉलो होती हैं? जहाँ पे कैजुअल वैकेंसीज होती हैं। कैजुअल वैकेंसीज जहाँ पे अनस्किल्ड या फिर सेमी स्किल्ड लोग चाहिए होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक एडहॉक वर्क आ गया, पैकिंग का या कुछ और काम आ गया, बल्क में आपको मैन पावर की रिक्वायरमेंट होती है, वहां पे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होती है। ये जो वर्कर्स होते हैं इन्हें कैजुअल वर्कर्स कहा जाता है या फिर बदली वर्कर्स भी कहा जाता है। जो रेम्यूनरेशन होती है, जो सैलरी होती है, इन्हें डेली वेजेस से मिलती है, हाथों हाथ काम करके शाम को सैलरी लेके घर चले जाते हैं। बहुत इनएक्सपेंसिव तरीका है ये रिक्रूटमेंट का। रीजन भी बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, आपको सिर्फ एक नोटिस बोर्ड पे नोटिस लगाना पड़ता है और उसके बाद में आपकी ऑर्गेनाइजेशन में वैकेंसीज फिल हो जाती है। नेक्स्ट आता है कैजुअल कॉलर्स। कैजुअल कॉलर्स क्या होते हैं? बहुत सारे रिप्यूटेड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस क्या करती हैं, आपकी जितने जितने लोग उस ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करते चले जाते हैं उसका एक डेटाबेस मेंटेन करती चली जाती है। फॉर एग्जांपल, आप इन्फोसिस की साइट पे गए, आज वहां पे जॉब वैकेंसी नहीं है, आपने वहां पे उसकी जॉब पोर्टल पे जाके, इन्फोसिस की जॉब पोर्टल पे जाके आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया, आपका डेटाबेस वहां पे, आपका डेटाबेस में नाम रजिस्टर हो गया। कल को वहां पे जब जॉब की वैकेंसी आएगी तो वो आपको ऑटोमेटिकली कॉल करेंगे। सो व्हाट दे डू इज बेसिकली दे पिक अप फ्रॉम द लिस्ट, दे मैच योर qualifications with the job which is required on which hiring is to be done, they map it, अगर आपकी रिक्वायरमेंट होती है then they call you। ये भी बहुत बड़ा मेरिट इसका ये है कि भी इनएक्सपेंसिव मेथड होता है। ऑर्गेनाइजेशंस के पास में, अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस के पास में डेटाबेस ऑलरेडी मेंटेन ही होता है।
थर्ड आता है एडवर्टीजमेंट्स। एडवर्टीजमेंट्स किस तरीके से होती है, जो भी आपकी सीनियर लेवल की पोजीशंस होती हैं या फिर टेक्निकल लेवल की पोजीशंस होती हैं या पोजीशंस जहाँ पे थोड़ी स्किल चाहिए होता है, आपको उसको एडवर्टीजमेंट करनी ही पड़ती है। कहाँ पे करते हैं, न्यूज़पेपर्स में करते हैं या फिर ट्रेड जर्नल्स में करते हैं या फिर प्रोफेशनल जर्नल्स में करते हैं। आपने देखा होगा जॉब फेयर्स लगती हैं, वहां पे आपकी पूरी जॉब डिस्क्रिप्शन दी जाती है और जो लोग जॉब सीकर्स होते हैं वहां पे आते हैं और ऑटोमेटिकली वो जॉब के लिए अप्लाई करते हैं। एडवांटेज क्या है इसका, कि जो आपकी इंफॉर्मेशन है वो बहुत ज्यादा वाइड स्केल पे फ्लो करती है, क्योंकि न्यूज़पेपर का भी बहुत वाइड रेंज है, जॉब पोर्टल्स का भी बहुत वाइड रेंज है, पब्लिकेशंस, प्रोफेशनल पब्लिकेशन या जर्नल्स का भी बहुत वाइड रेंज है, तो बहुत सारे लोगों की रीच बनती है। डिसएडवांटेज क्या होता है, बहुत फ्लडिंग हो जाती है। फ्लडिंग कैसे, बहुत सारे लोग एक साथ अप्लाई करना शुरू कर देते हैं। एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस दोनों हैं। फोर्थ वाला पॉइंट आता है आपका एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। आपने देखा होगा दिल्ली गवर्नमेंट ने या सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत सारे रोजगार पोर्टल्स ऑन कर रखे हैं। रोजगार पोर्टल्स पे उनके पास में सारी इंफॉर्मेशन होती है, कहाँ पे स्किल्ड वर्कर्स चाहिए, कहाँ पे अनस्किल्ड वर्कर्स चाहिए। तो आप लोग रोजगार पोर्टल में भी जॉब वैकेंसीज दे सकते हैं। वहां पे दोनों के ऑप्शंस होते हैं, जो ढूंढने वाला होता है उसके लिए भी होते हैं या फिर जो रखने वाला होता है उसके लिए भी होते हैं। और वहां पे साइट पे जाके अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं और जैसे वैकेंसीज आती हैं तो आपको वहां पे जाके आपको कॉल आ जाता है। तो इन्हें कहते हैं एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। लेकिन एक जो डिसएडवांटेज होता है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का, वो ये होता है कि बहुत सारी जो जॉब वैकेंसीज होती है वहां पे डेली बेसिस पे अपडेट नहीं होती। एक बार डल गई तो वो डली रहती है।
फिफ्थ पॉइंट आता है प्लेसमेंट एजेंसीज एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स का। प्लेसमेंट एजेंसीज एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स क्या करते हैं? आपने सुना होगा कि मुझे आज इस प्लेसमेंट से फोन आया, इस प्लेसमेंट से फोन आया। तो प्लेसमेंट एजेंसीज का जो काम होता है वो एक मिडिल मैन की तरह काम करता है, एक कैंडिडेट और एक ऑर्गेनाइजेशन के बीच में। प्लेसमेंट, अब जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो प्लेसमेंट एजेंसीज को अपनी जॉब डिस्क्रिप्शंस या जो रिक्वायरमेंट है वो दे देती हैं। प्लेसमेंट एजेंसीज कंपनीज के बिहाफ पे आपके सूटेबल कैंडिडेट्स ढूंढ के लेकर आती है। जब लेकर आती है उनकी स्किल्स मैच करती है, उनका प्रिलिमिनरी राउंड ऑफ इंटरव्यू भी वो लोग लेते हैं ताकि चेक करते हैं कि क्या वो कैंडिडेट सूटेबल है या नहीं है उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए। एडवांटेज, एडवांटेज ये होता है कि जो फाइनल आपका हायरिंग ऑर्गेनाइजेशन होती है उसे बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। उसके पास में सिलेक्टेड लोग आ जाते हैं, सिलेक्टेड लोगों में से वो अपने बंदों को हायर कर सकते हैं जो उसकी लाइकिंग है। अब जो डिसएडवांटेज क्या होता है? डिसएडवांटेज ये होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, ऑर्गेनाइजेशन को जो आपकी कंसल्टेंसीज हैं उनको एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ फीस देनी पड़ती है। तो सिंपल है, आपने किसी को बंदे को हायर करना है, आपने एक प्लेसमेंट एजेंसी या मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स को आपने अपने सारी जॉब डिस्क्रिप्शन दे दी और उन्होंने आपको फर्दर लोग हायर करके दे दिए। इसमें एक चीज ये होती है कि आपकी जो जॉब टॉप लेवल जॉब होती है, जो मैनेजमेंट जॉब्स होती हैं उसके लिए बहुत बेनिफिशियल होता है, क्योंकि उन जॉब्स को फिल करने के लिए एक्चुअल में आपको टैलेंट को ढूंढना पड़ता है। टैलेंट को ढूंढना आसान नहीं होता। टैलेंट को ढूंढने के लिए उन्हें सिमिलर इंडस्ट्री मैच करनी पड़ती है, किस इंडस्ट्री में है, कितना एक्सपीरियंस है, वो सारे उन्हें क्राइटेरिया चेक करने पड़ते हैं, उसके बाद वो प्रोसेस करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं।
आता है। नेक्स्ट आता है हमारा कैंपस रिक्रूटमेंट्स। कैंपस रिक्रूटमेंट्स में क्या होता है, आप किसी जब कॉलेज में पढ़ते हैं तो जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं आपके कैंपस के बाहर में एक नोटिस बोर्ड चिपका देती हैं, वहां पे लिख देती हैं कि हम लोग इस दिन आएंगे आपके कैंपस में रिक्रूटमेंट्स करने के लिए। सारे स्टूडेंट्स होते हैं उनका जो इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स होते हैं वो उस स्पॉट पे पहुंच जाते हैं। वहां पे जाने के बाद में उनका एग्जाम होता है या फिर उनका इंटरव्यू होता है, और वो जो हायर हो जाते हैं they are kept in the organization, the new organization which has come for the interview। ठीक है। अब नेक्स्ट आता है recommendations of employees। recommendation of employees क्या होती है? फॉर एग्जाम्पल मी आई एम वर्किंग इन ऑर्गेनाइजेशन, मेरे को एक वैकेंसी आई और मैं अपने एक ऐसे कुलीग को जानती हूँ जो कि बहुत अच्छा कुलीग है, तो मैं उस कुलीग को अपने ऑर्गेनाइजेशन में रेफर कर सकती हूँ। अच्छी ऑर्गेनाइजेशन, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन रेफरेंस ड्राइव भी चलाती हैं। रेफरेंस ड्राइव होती है कि जब एक जॉब वैकेंसी क्रिएट होती है, उस जॉब वैकेंसी के बारे में पूरी ऑर्गेनाइजेशन में मेल फ्लोट हो जाती है कि हमारे पास में ये 5 जॉब वैकेंसीज हैं, अगर आप किसी कैंडिडेट को जानते हो अच्छे तो आप हमें बताओ, हम उनको हायर करेंगे। और साइमल्टेनियसली एक एम्प्लॉय को क्या मिलता है, उस एम्प्लॉय को रेफरल बोनस मिलता है। अगर एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय किसी के रेफरेंस से ज्वाइन करता है, जिसकी रेफरेंस उसने ज्वाइन करा है, उसको रेफरल बोनस मिलेगा। कुछ भी अमाउंट हो सकता है, 1000 2000, या कंपनी की पॉलिसी है उतना भी हो सकता है। नेक्स्ट आता है लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स। लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स क्या होते हैं? लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स का काम होता है, बहुत क्लोजली काम करते हैं लेबर के साथ में। जब आपको किसी जगह पे एकदम से बहुत ज्यादा मैन पावर की रिक्वायरमेंट होती है, जिसमें अनस्किल्ड लेबर होते हैं, जिन्हें बहुत शॉर्ट नोटिस पे रखना पड़ता है, शॉर्ट नोटिस पे निकालना पड़ता है, तो वो लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स के पास में जाते हैं और लेबर कॉन्ट्रैक्टर से आपकी लेबर हायर कर सकते हैं। ठीक है। नाइन्थ वाला पॉइंट आता है एडवर्टीजमेंट और टेलीविजन। ये बहुत ही चैनल है, लेकिन बहुत ही कम यूज में आने वाला चैनल है। इसमें आपको अगर वैकेंसी होती है तो आप एडवर्टीजमेंट्स पे, अपने टेलीविजन पे आप एडवर्टीजमेंट्स दे सकते हैं। बहुत कम यूज में आने वाला चैनल है, बट हाँ दिस इज ऑल्सो एन एक्सटर्नल सोर्स ऑफ हायरिंग। लास्ट आता है वेब पब्लिशिंग। वेब पब्लिशिंग क्या होता है? आप इंटरनेट पे जॉब डाल दो, सबसे इजीएस्ट काम। आपने इंटरनेट पे जॉब डाली, ऑटोमेटिकली जॉब सीकर जाएगा, जॉब देखेगा, जॉब अप्लाई करेगा। कुछ मेहनत वाली काम नहीं है। सो दीज आर सम ऑफ द सोर्सेज from where you can direct the external sources। पहला है मेरिट्स ऑफ एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। इसमें सबसे पहला एडवांटेज आता है क्वालिफाइड पर्सन। जब भी आप किसी वैकेंसी को बाहर से फिल करते हैं तो आप कोशिश करते हैं कि जो एम्प्लॉय जिसको आप हायर करने जा रहे हैं
उसकी जो क्वालिफिकेशन है या उसकी डेजिग्नेशन है या फिर उसकी जो एक्सपीरियंस है वो मैच करे जो आपकी रिक्वायरमेंट है, तो चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं कि आप क्वालिफाइड पर्सन ही ऑर्गेनाइजेशन में रखें, क्योंकि आपके पास में मैचिंग क्राइटेरिया होता है। अगर आपको सूट करेगा आप रखते हैं, अगर सूट नहीं करता तो आप नेक्स्ट कैंडिडेट की तरफ बढ़ जाते हैं। सेकंड आता है वाइडर चॉइस। वाइडर चॉइस क्यों? क्योंकि जब आपने कोई एडवर्टीजमेंट कर दी, न्यूज़पेपर में कर दी या जॉब पोर्टल्स पे कर दी, तो उसकी एक वाइड रेंज बन जाती है, लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स। आप कभी एक बार ही जाना हाइपोथेटिकली कभी लिंक्डइन या फिर किसी नौकरी पे जाना, अब देखना एक एक पर्टिकुलर जॉब के लिए हजारों हजारों एप्लीकेशन होती हैं। सो दी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत वाइड चॉइस अवेलेबल हो जाती है। सो नेक्स्ट पॉइंट आता है वाइडर चॉइस। थर्ड पॉइंट आता है फ्रेश टैलेंट। जब भी मैंने आपको पहले बताया, आपने एक नया बंदे को ऑर्गेनाइजेशन में रखा, तो एक नए एम्प्लॉय को जब रखा है तो उसमें जो टैलेंट होगा और जो क्वालिफिकेशन होगी वो बेटर हो सकती है जो पुराना एम्प्लॉय काम कर रहा है। आई एम नॉट सेइंग 100% होगी ही होगी, आपका जो एक्सपीरियंस है मैटर करता है, बट हाँ, उसके पास जो क्वालिफिकेशन होगी, उसका सोचने का तरीका नया ढंग का होएगा। तो इसलिए फ्रेश टैलेंट आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आता है। फ्रेश टैलेंट जब आता है तो वो फ्रेश माइंडसेट के साथ आता है। कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो कि पुराना एम्प्लॉय डिक्लेयर कर चुका होता है कि ये नहीं हो सकती, तो जब नया एम्प्लॉय आता है तो वो हो सकता है उसको किसी और तरीके से देखे और उसे सॉल्व भी कर दे। तो ये कुछ मेरिट्स होते हैं, आपके एडवांटेजेस होते हैं एक्सटर्नल सोर्सेज के। एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग और एक्सपेंसिव प्रोसेस होता है, बट वो हम आगे डीमेरिट्स में डिस्कस करेंगे। चौथा पॉइंट होता है कॉम्पिटिटिव स्पिरिट। जब आपकी एम्प्लॉय में कोई बाहर से बंदा रखते हो तो ऑटोमेटिकली जो काम करने वाले लोग होते हैं उसके अंदर कॉम्पिटिटिव स्पिरिट आ जाती है। ऐसा क्या है कि आपने उसको रख लिया, मेरे अंदर नहीं था, मैं नहीं कर पाया, उसने कर दिया। सो ऑटोमेटिकली कॉम्पिटिटिव स्पिरिट अराइजेस अमंग द एंटायर टीम मेंबर्स। ये आपके हो गए एडवांटेजेस। अब हम चलते हैं डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं। डिसएडवांटेजेस ऑफ एक्सटर्नल सोर्सेज। पहला आता है डिससैटिस्फैक्शन अमंग द एग्जिस्टिंग स्टाफ। अगर हमारे पास में एक वैकेंसी है जहाँ पे 4 सबऑर्डिनेट्स हैं और मैनेजर आपका छोड़ के चला गया, तो आप हो सकता है मैनेजर की पोजीशन बाहर के एक्सटर्नल वैकेंसी से फिल कर लें। अगर आपने बाहर की वैकेंसी से उसे फिल करी तो हो सकता है जो आपके एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, जो सबऑर्डिनेट्स काम कर रहे हैं, उनके अंदर डिससेटिस्फैक्शन आ जाए कि उनको क्यों प्रमोशन नहीं मिला, बाहर से बंदा क्यों आया गया। तो इट कैन अराइज, इट कैन लीड टू डिससेटिस्फैक्शन ऑफ द एम्प्लॉइज। से कहते हैं फ्रस्ट्रेशन आ जाती है एम्प्लॉइज में। ये आपका हो गया पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट आपका आता है लेंथी प्रोसेस। लेंथी प्रोसेस कैसे? जब भी आप कोई जॉब को एक्सटर्नल सोर्सेज से करते हैं बहुत लंबा टाइम लगता है। आप सबसे पहले एक एड देते हैं, एक बंदे का सिलेक्शन करते हैं, सिलेक्शन फाइनल होता है, बंदा आगे भी थोड़ा नोटिस पीरियड देता है, आते आते 2 महीने लगाता है, तो बहुत लंबा 2-3 महीने का प्रोसेस होता है एक वैकेंसी को फिल करने का। थर्ड होता है कॉस्टली प्रोसेस। आप जब बाहर से फिल करते हैं एज कंपेरेटिव टू आप इंटरनल फिल करते हैं, तो उसमें जो एडवर्टीजमेंट में पैसा देना होता है, जो प्रोसेसिंग ऑफ एप्लीकेशन में होता है, उसमें बहुत ज्यादा आप ये कह सकते हैं कि कॉस्ट लग जाती है। थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस होता है। ग्रेट। नाउ with this, now we have come to the end of module 3 as well. Stay tuned for further modules. In case you like my channels, please do subscribe and stay tuned for the new further videos. I'll be more than happy to help you out in case you need something from my end. Thanks a ton.